हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो है इंग्लिश ग्रामर का काफ़ी बेसिक टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ टेंस। जितना बेसिक ये है उतना ही ये इम्पॉर्टेंट भी है, ख़ास करके पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ से या पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ से टेंस के चैप्टर से यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की उम्मीद होती है कि यहाँ से तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ये श्योर होता है। तो टेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? टेंस हमें बताता है टाइम ऑफ एन एक्शन और वर्ब। जो वर्ब परफॉर्म हो रहा होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा, उसके टाइम को कौन डिफाइन करता है? टेंस करता है। तीन टाइप के हमारे पास टेंस होते हैं बेस्ड ऑन टाइम और अजम्पशन। फ्यूचर टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है प्रेजेंट टाइम के ऊपर बेस्ड, और पास्ट टेंस होता है पास्ट टाइम के ऊपर बेस्ड। जो फ्यूचर टेंस होता है वो बेस्ड होता है फ्यूचर अजम्पशन के ऊपर। तो फ्यूचर अजम्पशन क्या होती है? अजम्पशन का मतलब ही क्या है? इस वर्ड को ही समझिए जी। जो चीज़ें हम एज्यूम करके चलते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आई विल क्लियर द एग्ज़ाम, आई विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम, आई विल गेट गवर्नमेंट जॉब। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी हैं हम एज्यूम करके चल रहे हैं। इनकी 100% यहाँ पे नो श्योरिटी, मतलब कोई गारंटी तो नहीं है ना कि ये सारे काम हो ही जाएंगे। ठीक है, वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। जब वो टाइम प्रेजेंट में आएगा तब की तब देखेंगे कि क्या होगा। फिलहाल क्या है? ये अजम्पशन है, यानी कि 100% गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी जाती है? विल और शेल। 4 टाइप का फ्यूचर टेंस होता है हमारे पास, और 4 ही टाइप का पास्ट और 4 ही टाइप का प्रेजेंट टेंस है। चारों टाइप के फ्यूचर टेंस में हमारे पास विल और शेल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। ठीक है, फिलहाल आपको क्या क्या बताया मैंने कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में श्योरिटी है, क्योंकि हम प्रेजेंट और पास्ट टाइम के बारे में श्योर हैं, पर हम फ्यूचर टाइम के बारे में श्योर नहीं हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टाइम नहीं, फ्यूचर क्या होती है? अजम्पशन होती है, सपोजिशन होती है। जिन चीज़ों को हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, 100% गारंटी नहीं है। तो उसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है? चारों टाइप के टेंस में ग्रामेरियंस ने क्या यूज़ किया? विल और शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है। ठीक है जी, तो अगर फ्यूचर में कहीं गारंटी होगी तो इसका मतलब क्या निकलता है कि फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं होगा। कहीं पे मान लो हम गारंटी शो करना भी चाहते हैं तो उसके लिए ये फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें तो विल शेल का यूज़ हो रहा है, और विल शेल का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जहाँ पे गारंटी नहीं होती है। तो हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 2 एक्सेप्शंस पढ़ेंगे कि जब भी हमें गारंटी शो करनी है फ्यूचर की बात को लेके, तो तब क्या यूज़ होगा, कौन सा टेंस फॉर्म यूज़ होगा, ये आपको लेटर ऑन आने वाले लेक्चर्स में रिवील किया जाएगा। तो 4 टाइप के टेंस कौन से हैं बेसिकली? फर्स्ट है जी आपके पास सिंपल टेंस, जिसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट टेंस। सिंपल टेंस और इनडेफिनिट टेंस एक ही बात होती है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉन्टिन्यूस टेंस। थर्ड टाइप आपके पास होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड फोर्थ टाइप आपके पास होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, ये 4 टाइप के टेंस होते हैं। और चारों टाइप के टेंस करने से पहले, या इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देती हूँ। हमारे पास 3 फैमिलीज़ होती हैं जहाँ से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं। डू फैमिली, बी फैमिली और हैव फैमिली। ठीक है जी, तो डू फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं डू और डस, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज एम आर, और बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर। तो अगर आपको कोई पूछता है कि बी का सेकंड फॉर्म कौन सा है, बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर। तो इज एम आर वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हम शुरू से पढ़ते तो आ रहे हैं, आप जानते हो इनके बारे में, पर आपको शायद ये ना पता हो कि इज एम आर वॉज वर किसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कहाँ से आई हैं ये इनका मेन फॉर्म कौन होता है? बी, यानी कि यहाँ पे पेरेंट कौन सा यूज़ होता है? बी। और हैज़ की हेल्प, हैव जो यहाँ वाला है ये क्या है? पेरेंट है, और ये वाला हैव जो है ये इसका आगे फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और हैड इसका सेकंड फॉर्म होता है। ये सारी क्या हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अगर इनकी जगह हमें मेन वर्ब यूज़ करना हो तो कौन सा करते हैं? डू डज डिड की जगह अगर मुझे मेन वर्ब यूज़ करना हो तो इनकी फैमिली का हेड कौन है? डू। इज एम आर वॉज वर का हेड कौन है? बी, जो कि मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा। और हैज़ हैव हैड का हेड कौन है? ये वाला हैव है, यानी कि हैव के 2 शक्लें हैं, एक तरह से 2 फेसेस हैं उसके, और वो पेरेंट की तरह मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। और अगर आप उसका फॉर्म यूज़ करोगे जो हैव है, हैज़ के साथ वाला होता है, जो हैज़ का प्लूरल होता है, वो जो है वो प्लूरल जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। अब ये जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ से हम क्या आपको बताने वाले हैं कि ये जो सिंपल टेंस है इसमें यूज़ होती हैं डू की हेल्पिंग वर्ब्स, कॉन्टिन्यूस टेंस में होती हैं बी की हेल्पिंग वर्ब्स, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होती हैं
दोनों में हैव की हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ से इतना आसान हमारे लिए हो जाता है कि 3 ही टाइप की हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 ही फैमिली की, और तीनों फैमिलीज़ की हेल्पिंग वर्ब ये चारों टाइप में यूज़ होती हैं। पहले में यूज़ होती है पहली फैमिली डू फैमिली, दूसरे में बी फैमिली, यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में जब आप V1 + ing लगाते हो तो उसके साथ इज एम आर वॉज वर लगाते हो, तो मैंने क्या लिखा है बी, तो बी की ही तो ये फॉर्म्स होती हैं इज एम आर वॉज वर। तो यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन यूज़ होता है, बी की हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं, और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं। इतना आपको मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया कि फ़िलहाल आपको इतना तो पता चल गया कि चारों टाइप के टेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाली हैं। चारों टाइप के टेंस में कहाँ पे, प्रेजेंट और पास्ट में। और फ्यूचर में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फ्यूचर में ये चारों टाइप का जो टेंस होगा, चारों के चारों में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, विल और शेल। प्रेजेंट पास्ट में यूज़ होंगी ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स, और फ्यूचर में यूज़ होंगी विल और शेल। तो इतना आपके सामने क्लियर है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, उससे भी पहले आपको इतना तो पता चल चुका है कि सिंपल टेंस में हम यूज़ क्या करेंगे, डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, राइट। तो प्रेजेंट में हम कौन सी यूज़ करेंगे, डू का कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डू और डज जो है वो किसकी तरह यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। और मेन वर्ब की जगह क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करें हम। तो कैसे यूज़ होगा, या तो V1 यूज़ होगा या फिर V1 के साथ S और ES लगेगा। डू और डज में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, दो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो कहाँ पे डू लगाएंगे कहाँ पे डज लगाएंगे ये आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो डज जो होता है वो होता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और जो डू होता है वो स्ट्रक्चर में होता है प्लूरल, ठीक है जी। यानी कि अगर हमारे पास हैं 3 टाइप के पर्सन, आपको पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन जो अभी बात कर रहा है, आई एम टॉकिंग, तो मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन। किससे बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, जिससे बात करी जा रही होती है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। सिंगुलर में ही शी इट होते हैं और इनका प्लूरल होता है दे। और अगर किसी का नेम लेके बात करते हैं, अनिकेत मेल का नेम ले रहे हैं या फीमेल का नेम ले रहे हैं, तो उसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, मैं अपना नाम लेके, हम जब भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका नाम लेके बात करते हैं। तो अभी मैंने क्या बोला, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो आप ही शी इट यूज़ करते हो, अगर आप नाउन यूज़ कर रहे हो तो आप नेम यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। तो चाहे आप नेम लो चाहे आप ये ही शी इट यूज़ करो, बात एक ही होती है, ठीक। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये है थर्ड पर्सन। और अगर नेम लोगे तो उसका भी मतलब क्या होता है, ये भी थर्ड पर्सन है। नाम लोगे तो अनिकेत बोलोगे। अगर बोलोगे अनिकेत इज़ कमिंग, सपोज ये सेंटेंस बोल रहे हो, अनिकेत आ रहा है, अनिकेत इज़ कमिंग, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, ही इज़ कमिंग, ठीक है। तो ही शी इट कहना या किसी का नाम लेना एक ही बात होती है। तो ग्रामेरियंस जिन्होंने ग्रामर बनाई है वो क्या कहते हैं कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट को एग्री करती है, कैसे कि थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर है, सारे नहीं, उनकी डेफिनेशन सुनिए ध्यान से, कि थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर प्रोनाउन है या फिर थर्ड पर्सन जो नाउन आप यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसी के साथ डज फॉर्म आता है, यानी कि सिंगुलर फॉर्म आता है। बाकी सब के साथ, ये बाकी सारे के सारे जितने भी बचे सब के साथ डू फॉर्म आता है, ठीक है। उनकी डेफिनेशन में कुछ ऐसा नहीं था कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। उनकी डेफिनेशन में क्या है कि सिंगुलर कौन से, थर्ड पर्सन में जो सिंगुलर हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। इवन दो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर है, सारे ही एक जैसे हैं, सबके साथ क्या आती है, डू फॉर्म आती है, ठीक है। तो ये तो आपको पता चला सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपको क्या पता चलने जा रहा है कि यहाँ ये वाला टेंस जो है ये कौन सी बातों को कहने के लिए, कौन सी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है रेगुलर एक्शन को या फिर डेली में जो होने वाली रूटीन्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए ये वाला टेंस फॉर्म हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब यानी कि जो काम हम रोज़ करते हैं, दो काम तो हम रोज़ करते हैं, एक तो हम खाते हैं और दूसरा हम सोते हैं, ठीक है। तो ये दो काम कौन से हैं, रेगुलर करने वाले काम हैं। अगर आपको पूछा जाए आपके घर पे न्यूज़पेपर कब आता है, कोई बोलेगा कि रोज़ आता है, डेली आता है, कोई बोलेगा कि रेगुलरली आता ही रहता है, रेगुलरली, है ना, इसमें पूछने वाली बात। नॉर्मली आता है, यूजुअली आता है,
कभी ना के बराबर ही आता है, कभी आ जाए तो आ जाए, हार्डली, है ना, रेयरली, या कभी आ जाए, कभी भी नहीं आता, नेवर, हमेशा ही आता है, ऑलवेज। तो यहाँ से आपको ये वाले वर्ड्स जो मैंने अभी बोले, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेगुलरली, नॉर्मली, है ना, डेली, एवरीडे, यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि ये किसकी बात हो रही है, रेगुलरिटी की बात हो रही है। तो जब भी हमारे पास रेगुलरिटी की बात हो रही होती है तभी हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म लगाते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसके टाइम फ्रेजेस कौन से हैं, यानी कि आपको ऐसी कौन सा हिंट दे रहा होगा एग्जामिनर जहां से आपको पता चलेगा कि मुझे ये वाला फॉर्म लगाना है क्योंकि ये रेगुलर एक्शन है। हाँ जी, जो मैंने अभी बोले सारे के सारे वो क्या थे, इसके टाइम फ्रेजेस थे, रेगुलरली, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, नॉर्मली, यूजुअली, डेली, बेसिक जो है, एवरीडे, और अगर लिखा हो एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, उसका भी मतलब यही होता है। एवरी संडे मतलब हर संडे होता है तो वो भी रेगुलर एक्शन है। अगर एवरी संडे की जगह आपके पास लिखा हो संडेज, यानी कि संडेज का मतलब भी क्या ही होता है, एवरी संडे। तो अगर लिखा हुआ है नून्स, उसका मीनिंग भी होता है एवरी नून, ठीक। तो ये सारे टाइम फ्रेजेस हैं जी, ऑलवेज, नेवर, ये सारे के सारे वो वाले टाइम, मतलब इनमें से अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस में यूज़ होता हुआ दिख जाए, सपोज ऑलवेज ही दिख जाए, यानी कि ये टास्क हमेशा होता है, हमेशा यानी कि रेगुलरिटी है, रेगुलर एक्शन है, तो आपने वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अगर तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, यानी कि ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हुआ, तो आप उसका डज फॉर्म लगाओगे, नहीं तो आप डू फॉर्म लगाओगे। अब आप एग्जाम्पल्स में देखो कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, ही प्लेज क्रिकेट। प्लेज क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, डज फॉर्म, ही के साथ क्या आता है, डज फॉर्म। और अगर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू फॉर्म, यानी कि फिर एस नहीं लगेगा, प्ले आएगा। अगर ही की जगह अनिकेत या कुछ भी किसी का भी नाम लिखा होता तब भी क्या आता, प्लेज ही आता। ठीक है जी, ये तो हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव। इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, ही, नॉट लगाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए। नॉट किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ कौन सी आती है, डज। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे प्ले क्यों आया, प्लेज क्यों नहीं आया, क्योंकि ईएस लगा के हमने ऑलरेडी सिंगुलैरिटी शो कर दी है, तो उसके बाद जो वर्ब का है ओरिजिनल फॉर्म ही आएगा, प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा। इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, डज ही प्ले क्रिकेट। सी स्टैंड्स फॉर क्रिकेट हेयर, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ गए होंगे होपफुली। तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहली बात रिवाइज करते हैं। पहली बात इसके बारे में, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, दो फॉर्मेट में यूज़ हो सकता है, डू और डज में। डज क्या है, ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो कि नेचर में सिंगुलर है, और डू हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, जो प्लूरल है। एंड इसके अलावा आपने और क्या देखा, ये कंफर्म कर लिया आपने कि डज कहाँ पे लगेगा और डू कहाँ पे लगेगा। ही, शी, इट, अनिकेत, रिया, यानी कि किसी का भी नाम होगा, जरूरी नहीं पर्सन का, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। ठीक है, जैसे द सन है, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था और उसके साथ डज फॉर्म आना था, तो इसीलिए राइज का डज फॉर्म क्या आता है, राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसी का ही यूज़ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो कि हमेशा ही होना है, तो हमेशा होना है मतलब ऑलवेज होना है, जो कि क्या होगा, अल्टीमेटली होता क्या है, रेगुलर एक्शन ही होता है। ठीक है, तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में ये टाइम फ्रेजेस आपको मेनली ध्यान में रखनी है। कहीं पे भी आपको ये दिखेगा ज़रूर, एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट ज़रूर देता होता है हमें, तो ये सारे क्या हैं, हिंट्स हैं। ये एग्जामिनर हिंट देगा तो ही आपका दिमाग काम करेगा कि रेगुलर एक्शन है। बस आपको पहचानना है कि ये सारा कुछ क्या शो कर रहा है, रेगुलरिटी शो कर रहा है। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल पास्ट टेंस। आपको इतना कॉमन सेंस है कि अगर प्रेजेंट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है तो पास्ट में कौन सा होगा, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, है ना। इतना तो हमें क्लियर हो ही जाता है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ कब करना है, क्वेश्चन बचता है ये तो पता चल गया कि सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, कब यूज़ करना है, सिर्फ क्वेश्चन बचता है इतना।
हाँ जी, पहली चीज़ इसमें क्या है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी यहाँ पे? डिड। सिंपल टेंस में हम डू की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो डू की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। तो ये क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। ऑलरेडी जब हम सेकंड फॉर्म लगा चुके हैं तो यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी? V1। यहाँ से आप पास्ट शो कर चुके हो तो दो बारी, यहाँ पे भी अगर आप V2 लगा देते हो तो दो बार पास्ट शो करने का कोई मतलब नहीं बनता, स्टूपिडिटी है। तो एक ही बारी पास्ट शो करना होता है। डिड लगा के वो हमने कर दिया। दैट्स वाई शुरू से हमें रटवाया जाता है कि डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका सेंटेंस बनेगा ही प्लेड क्रिकेट, प्ले का सेकेंड फॉर्म, और नेगेटिव बनेगा ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक, एग्जाम्पल्स आप कर लोगे, इतने मैच्योर इनफ आप हो क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर कर रहे हो। तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कर सकते हो। जो प्रेजेंट वाली थी उसको पास्ट में कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, जस्ट उसी को फॉलो करना है। तो ये टेंस लगाना कब है? जब हमें आइडिया दिया होगा। किस चीज़ का? टाइम का। टाइम का हमें आइडिया दिया होगा when we have आइडिया अबाउट कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। किस चीज़ का टाइम? उस वर्ब का, वो वाले टास्क का हमें पास्ट टाइम का अगर आइडिया यानी कि अंदाज़ा भी अगर दिया होगा तो ही हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है कि उसने एक कविता लिखी थी तो आपको कैसे पता कि यहाँ पे V2 लगाना है या V3 लगाना है? ही हैड रिटन आएगा, यानी कि हैड प्लस V3 भी तो किसके लिए लगता है? पास्ट के लिए लगता है ना। तो यहाँ पे रोट आएगा या हैड रिटन आएगा? तो अगर तो यहाँ पे दिया होगा येस्टरडे, यानी कि टाइम का अंदाज़ा दे दिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा आपके लिए कि अगर टाइम का अंदाज़ा पास्ट में दिया है, बताया है आपको कि कब हुआ था, व्हेन का आंसर दिया है, कब का आंसर दिया है, तो आप यहाँ पे तभी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा सकते हो, नहीं तो आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे नहीं लगा सकते। जब तक टाइम का हिंट नहीं दिया तब तक आप वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हो, ये आप अश्योर कर लीजिए। बाकी आपको विद प्रैक्टिस पता चलता जाएगा कि कहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, कहाँ पे क्या होता है, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फ़िलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक के बाद हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेप्शंस, एंड देन हम करेंगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको क्लास में ही यानी कि लेक्चर्स में ही करवाई जाएगी। ठीक है जी। तो टाइम के हिंट कौन से हैं? बेसिकली पास्ट टाइम, पास्ट टेंस किसके लिए यूज़ होता है? पास्ट वाले एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें बताने वाली मतलब कोई है ही नहीं, है ना। तो पास्ट टेंस का मतलब क्या है कि वो जो एक्शन है ना जिसके टाइम के बारे में आप बता रहे हो वो क्या है? कंप्लीटेड है। इतना तो हमें पता है कि यहाँ पे जो कविता है वो मतलब कविता लिखने वाला काम जो है वो डन है। अगर बताया है कब हुआ था तो ही आप यहाँ पे क्या करोगे? राइट का सेकंड फॉर्म रोट लिखोगे। इसमें टाइम फ्रेजेस जैसे पहली आपके सामने लिख ही दी है मैंने, येस्टरडे। और कैसी टाइम फ्रेजेस हो सकती हैं? येस्टरडे की जगह अगर लिखा हुआ है 1 डे अगो, 1 डे की जगह अगर 1 ईयर अगो भी लिखा हो, 10 सेंचुरीज अगो भी लिखा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? अगो पे। अगो का मतलब क्या होता है? पहले। तो अगो के साथ सिनोनिम्स भी हैं कुछ। अगर अगो की जगह बैक लिखा हो, बिफोर लिखा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगो, बैक, बिफोर अगर इतना दिख जाता है तो मतलब ये किसका टाइम हिंट है? ये हिंट है वर्ब के सेकंड फॉर्म का। आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म लगानी है अगर वो सेंटेंस अफर्मेटिव है। अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको डिड नॉट प्लस V1 लगाना है। इसके अलावा और भी हैं। अगर वर्ड दिया हो लास्ट, लास्ट भी किसको? लास्ट का मतलब होता है पिछला, यानी कि पास्ट। लास्ट के साथ लिखा हो मोमेंट, चाहे लिखा हो लास्ट के साथ सेंचुरी, और चाहे लिखा हो कोई भी वर्ड जो टाइम को एक्सप्रेस करने वाला हो। मोमेंट, मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे, वीक, मंथ, एनीथिंग कुड बी रिटन हेयर। कुछ भी यहाँ पे लास्ट, आपको वर्ड किस पे फोकस करना है? लास्ट पे। कि अगर लास्ट के साथ टाइम को एक्सप्रेस करने वाला लास्ट संडे लिखा हो, लास्ट सैटरडे लिखा हो, तो मतलब ये सारी चीज़ें किसकी हैं? पास्ट की हैं। ये सब किसको कौन से टाइम का आइडिया दिया जा रहा है आपको? पास्ट टाइम ऑफ एक्शन का आइडिया दिया जा रहा है आपको।
हाँ जी, सीधा ही अगर लिख दिया हो इन 1984, तो अभी हम 2021 में हैं, राइट। तो अगर सीधा ही लिखा हुआ है इन 1984, तो आप ये भी यहाँ पे जजमेंट कर सकते हो कि ये पास्ट की ही बात हो रही है। सपोज हम 2020 में भी होते, 22 में भी होते, 23rd में भी अगर हैं, तो मतलब क्या है, ये पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अगर इन 2020 भी लिखा हो यहाँ पे, तो ये भी किसकी बात हो रही है, पास्ट की ही बात हो रही है, ठीक है, बीते टाइम की बात हो रही है। तो तभी भी आप कौन सा वर्ब लगाओगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओगे। इसके अलावा अगर लिखा हो आज सुबह, दिस मॉर्निंग, तो दिस मॉर्निंग भी क्या होता है, बीता हुआ टाइम ही होता है। जब हम मॉर्निंग को, जिस टाइम पे हम दिन के टाइम में हैं, वो टाइम कौन सा है, प्रेजेंट। जो टाइम आज के दिन का, आज के दिन को क्या बोलते हैं, टुडे। तो टुडे पास्ट में भी तो आ सकता है, क्यों, क्योंकि आज ही के दिन का जो सुबह वाला टाइम जितना भी बीत गया वो क्या है, पास्ट ही तो है। तो अगर आपको पूछा जाए आपने ब्रेकफास्ट कब किया था, यानी कि पास्ट में आ गया ना, ठीक है। तो आप बोलोगे दिस मॉर्निंग, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाओगे। आई एट माई मील, मैंने खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, आई एट माई मील दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने खाया। या उसकी जगह टुडे भी बोल सकते हो कि आज ही तो खाया, तो आज की सुबह, आज ही का तो दिन है, ठीक है ना। तो ये सारे हिंट जो हैं, ये सारे के सारे हिंट किसके हैं, ये सारी की सारी टाइम फ्रेजेस किसकी हैं, बीते हुए टाइम को एक्सप्रेस कर रही हैं। और अगर ये दी हुई हैं तो आप श्योर हो कि आपको कौन सी फॉर्म लगानी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक। हाँ जी, इसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस। अभी अभी आपको ये बताया गया था कि फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है, विल और शेल। एंड विल और शेल के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि ये मॉडल्स हैं। मॉडल्स का चैप्टर आप कर चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होगा कि हर मॉडल के साथ कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ऑलवेज, यानी कि इसके अलावा यहाँ पे वर्ब का कोई और फॉर्म आ ही नहीं सकता है, ठीक। तो विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है, तो अगर ये सेंटेंस बनाते हैं इसके बेसिस पे, आई विल हेल्प यू, तो ये एक ऐसा प्रॉमिस है जो फेक होगा या फेयर होगा आने वाले टाइम में पता चलेगा। यानी कि इसमें क्या है, टोटल अजम्पशन है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का मीनिंग ही क्या होता है, अनसर्टेनिटी। अगर आप किसी को विल प्लस V1 या शेल प्लस V1 यूज़ करके कोई सेंटेंस बोलते हो, तो आप क्या शो कर रहे हो कि आप श्योर नहीं हो, आप अनसर्टन हो। दैट मीन्स आपके पास कोई गारंटी नहीं है उस बात को लेके, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस करने से पहले एक चीज़ मुझे याद आई कि सिंपल फ्यूचर टेंस में टाइम फ्रेजेस कौन सी यूज़ होने वाली हैं, पहले आप वो जान लीजिए। हाँ जी, टाइम फ्रेजेस इसमें यूज़ होने वाली हैं, सून मतलब जल्दी ही, शॉर्टली का मतलब ही होता है जल्द ही, प्रेजेंटली का मतलब भी यही होता है। यानी कि ये तीनों सिनोनिम्स ही हैं, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो आप श्योर हो जाओगे कि आपको फ्यूचर टेंस अप्लाई करना है, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस अप्लाई करना है। इसके अलावा टुमारो, कल यानी कि आने वाला कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अगर ये हिंट्स आपको दिए हुए हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी, या फिर दिया हुआ है कमिंग डे और कमिंग मंथ, कमिंग का मतलब क्या होता है, आने वाला मंथ, ठीक है जी। या दिया हुआ है टुनाइट, तो जब भी टुनाइट कहते हैं हम, तो टुनाइट का मतलब क्या होता है, कमिंग नाइट। तो वो भी किसको मेंशन करता है, किसको एक्सप्रेस करता है, फ्यूचर को, फ्यूचर की अजम्पशन को ही एक्सप्रेस करता है वो, ठीक है जी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ होता है, ING। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जब कोई टास्क कॉन्टिन्यूटी में हो रहा होता है, उसके लिए हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तो V1 प्लस ING के साथ यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होने वाली है, बी। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट करने से पहले बताया था कि सिंपल टेंस में हम प्रेजेंट में और पास्ट में डू की वर्ब्स यूज़ करते हैं। फ्यूचर में तो श्योर ही है ना, फ्यूचर वाला तो कोई भी टेंस आ जाएगा, तो इसमें क्या श्योर है, एक ही चीज़ तो श्योर है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, विल शेल। नहीं तो उस बात को एक्सप्रेस करने में तो कभी 100% गारंटी नहीं होने वाली, पर गारंटी सिर्फ एक ही बात में है कि फ्यूचर टेंस बेस्ड ऑन फ्यूचर अजम्पशन, यहाँ पे यूज़ क्या होता है, विल शेल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट में हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करी, डू की। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन सी फैमिली की वर्ब्स यूज़ होंगी, बी की। तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब अभी मैं क्या लिख रही हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहले मैंने प्रेजेंट पास्ट कुछ नहीं मेंशन किया। प्रेजेंट का मतलब क्या है, बी का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि इज देम आर यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपके सामने पड़ा है कि V1 प्लस ING यूज़ होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जैसा नाम है वैसा ही इसका मतलब है कि इस टाइम पे प्रेजेंट में क्या कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यही टास्क हो रहा है कॉन्टिन्यूटी में। आई एम
गिविंग यू सम इन्फॉर्मेशन, यानी कि एम प्लस वी वन प्लस आई मैंने यूज़ किया। तो ये वाला टास्क कैसा वाला टास्क होता है, ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही एक्शन होते हैं टेम्पररी एक्शन, यानी कि इनके ख़त्म होने का हमें कुछ भी नहीं पता। फ़िलहाल हमें ये पता है कि हम कर रहे हैं। क्या आप अब से लेके आने वाले अपने लास्ट ब्रेथ तक, टिल योर एंड ऑफ लाइफ, क्या आप इंग्लिश ग्रामर ही पढ़ते रहोगे? नहीं, ये टास्क कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। तो ये क्या है? टेम्पररी एक्शन है। अगर आपको टेम्पररी एक्शन के बारे में आगे चल के एक्सेप्शंस में कुछ भी बताया जाए तो आपके माइंड में सबसे पहले यही आना चाहिए कि टेम्पररी एक्शन की बात हो रही है, तो मतलब ये किस टेंस की बात हो रही है? कॉन्टीन्यूअस टेंस की। कौन से वाले की? प्रेजेंट और पास्ट की। देखिए, सपोज़ आपके 2 लेक्चर लग रहे हैं, कोई पहला लेक्चर आपका रीजनिंग का और दूसरा लेक्चर लग रहा है आपका इंग्लिश का। तो अगर रीजनिंग का लेक्चर जो था वो क्या था? पिछला लेक्चर था। पिछला मतलब लास्ट, लास्ट मतलब पास्ट, ठीक है। तो पास्ट की बात हो रही है, तो पिछले लेक्चर में कॉन्टीन्यूटी में आप क्या पढ़ रहे थे? दैट इज़ कॉल्ड पास्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर आप क्या बोलोगे? वी वर स्टडिंग। तो यहाँ पे बी का सेकेंड फॉर्म आएगा वॉज और वर प्लस वी वन प्लस आई, ठीक है। तो वी वर स्टडिंग रीजनिंग, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तो अगर वो टास्क परमानेंट होता तो क्या वो ख़त्म होता? पास्ट का मतलब ही क्या है कि ख़त्म हो गया वो, है ना। अगर ये टास्क जो कॉन्टीन्यूटी में हो रहा था, अगर ये परमानेंट होता तो ये ख़त्म ही ना होता। तो ये भी टेम्पररी है, और अभी जो हो रहा है वो भी ख़त्म होना ही होना है। तो ये कौन सा है? ये भी टेम्पररी एक्शन है। तो दोनों टेम्पररी टास्क हैं ये वाले, और इनके टाइम फ्रेजेस जो हैं वो कोई ख़ास नहीं है। इनके ऊपर जो भी एक्सेप्शंस हैं वो आपको बताई जाएंगी कि इनका अलग ब्लैंक कोई नहीं आता। तो इनको कैसे यूज़ किया जाता है, ये कहाँ पे एक्सेप्शंस में काम आएंगे, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। बस इतना है, इतना जान लो कि अगर कोई फ्रेज़ जो है वो वाइल से स्टार्ट हो रही है, वाइल से, तो उसके बाद डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्टीन्यूअस फॉर्म ही आएगा, वो चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। इतना बस आपको याद रखना है कि वाइल के बाद कॉन्टीन्यूअस फॉर्म आएगा। अब प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा? अगर पूरा सेंटेंस जो होगा वो पास्ट में होगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस आएगा, अगर सेंटेंस का बाकी हिस्सा प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आएगा। दैट्स इट, इतना ही है। बाकी का जो सेंटेंस होगा ना, इसका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको आप देखोगे, दूसरी क्लोज को आप देखोगे, अगर वो पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस, अगर वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। बस इतना ही है इसके बारे में। हाँ जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को। फ्यूचर में किसी काम के लगातार होने की बात होना क्या क्या शो करता है? अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं कल आपको पढ़ा रही होंगी, या जब भी, सपोज़ एग्जांपल है ये सिर्फ एक, ठीक है। फ्यूचर में किसी काम के कॉन्टीन्यूटी की बात होना, यहाँ पे क्या था? सिंपल फ्यूचर में किसी काम का फ्यूचर में होना, यहाँ पे किसी काम का फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी में होना। तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा? डिफरेंस आएगा थोड़ा सा श्योरिटी में। यहाँ पे श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, और यहाँ पे जो श्योरिटी है थोड़ी ज़्यादा होगी, मोर श्योरिटी दैन सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर से ज़्यादा श्योरिटी कहाँ पे होती है हमारे पास? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस में। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? विल, फ्यूचर जहाँ पे नाम आ गया तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? विल शेल। और कॉन्टीन्यूअस के लिए क्या लगता है? बी प्लस वी वन प्लस आई। देखिए बी का फॉर्म यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? इज एम आर वॉज वर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि विल शेल भी हेल्पिंग वर्ब है, और अगर इज एम आर वॉज वर लगाएंगे तो वो भी हेल्पिंग वर्ब है। वैसे भी इज एम आर को हम प्रेजेंट में यूज़ कर चुके हैं और वॉज वर को हम पास्ट में यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पे विल शेल के साथ कोई मेन वर्ब चाहिए था, तो इज एम आर वॉज वर का मेन वर्ब कौन सा होता है? बी, ठीक है। तो मॉडल की कंडीशन को ये बी ही है जो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि मॉडल के साथ क्या आता है? हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कॉन्टीन्यूटी के लिए क्या आया है? मेन वर्ब कौन है यहाँ पे? वी वन प्लस आई। एक स्टूडेंट है, अगर किसी एजुकेटर के पास से वो टाइम मांग रहा है कि मुझे आपका टाइम चाहिए, मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, तो स्टूडेंट जो है वो बोल रहा है आई नीड योर टाइम टू सॉल्व माई डाउट्स, ठीक है। और टीचर आगे से जो है, ये जो एजुकेटर है, वो उसको 2 तरीके से जवाब दे सकता है, क्योंकि उसने डाउट्स अभी जो सॉल्व करने हैं वो करने तो आने वाले टाइम में है, यानी कि फ्यूचर में ही करने हैं। तो वो ये वाला टेंस भी यूज़ कर सकता है और वो ये वाला भी यूज़ कर सकता है। देखिए कैसे करेगा? आई विल
सॉल्व योर डाउट्स, आई विल सॉल्व योर डाउट्स और आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स। देखिए दोनों आंसर ही एजुकेटर की तरफ से ग्रामेटिकली तो करेक्ट है, ग्रामर अगर चेक करोगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट है। विल सॉल्व और विल बी सॉल्विंग में क्या फ़र्क है, सिर्फ सेंस का फ़र्क है। अगर वो अपने स्टूडेंट को ये बोल रहा है विल सॉल्व, एजुकेटर जो है मतलब वो अनसर्टन है कि उसके पास आने वाले टाइम में टाइम होगा या नहीं होगा, उसको श्योरिटी नहीं है, तो वो वही मैसेज कन्वे करेगा ये टेंस यूज़ करके कि आई एम अनसर्टन, है ना, कि ये मैं कर दूंगा आपके डाउट सॉल्व पर जितना टाइम, जो अगर बोल रहा है एट 5 PM 5 बजे करूँगा, 5 बजे करना कोई श्योरिटी नहीं है ना एग्जैक्ट टाइम पे। तो विल सॉल्व का मतलब है अनसर्टेनिटी, ये एक ऐसा वादा है, ऐसा प्रॉमिस है जो फेक होगा या फेयर होगा उस टाइम पे, यानी कि 5 बजे पता चलेगा। अगर किसी एजुकेटर को ये पता है कि 5 बजे के आसपास मैं फ्री होता हूँ या मैं फ्री होती हूँ, उसको अपने टाइम टेबल का, शेड्यूल का फिक्स पता है, दैट मीन्स वो फ्यूचर में कॉन्टीन्यूटी में कोई काम को होने की बात कर रहा है कि 5 बजे आ जाना, 5 बजे ये वाला जो काम है ये कॉन्टीन्यूटी में हो रहा होगा। तो उसमें क्या कर रहा है, वो एक काम के कॉन्टीन्यूटी में लगातार होने की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा श्योरिटी को शो कर रहा है। तो दोनों बातों में ग्रामेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस कहाँ पे है, श्योरिटी में है। यहाँ पे वो बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा श्योरिटी है। तो सिंपल फ्यूचर में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बेसिक जो डिफरेंस है वो श्योरिटी के लेवल का ही है। 100% तो कहीं पे भी नहीं होती फ्यूचर टेंस में, हाँ इससे ज़्यादा कहाँ पे है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। अभी हम एक ब्लैंक डिस्कस करते हैं, वो आप फिल करने की कोशिश करिए। वहाँ पे आपको ऐसा कुछ हिंट दिया होगा जो आपको श्योरिटी के बारे में बताएगा। अगर तो आपको लगे कि श्योरिटी नहीं है तो आप विल प्लस V1 को वहाँ पे फिल करोगे। अगर आपको लगे कि थोड़ी श्योरिटी शो करी हुई है सेंटेंस में तो आप विल बी प्लस V1 प्लस ING फिल करोगे। हाँ जी, देखिए रिया हैज़ सेव्ड मच मनी, रिया ने ज़्यादा पैसा जो है वो बचा लिया है और उसके कार खरीदने की बात हो रही है। शी बाय, मतलब बाय का आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म फिल करना है, अ कार नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल कार, उस रिया के अगले साल कार खरीदने की बात हो रही है। देखिए अगर यहाँ पे सीधा लिख दिया होता रिया या शी करके भी, तो ये वाला जो मनी वाला है, पैसे बचाने वाला है, ये क्या है आपके लिए हिंट। अगर ये हिंट ना दिया हो तो हमें नहीं पता कि अगले साल कार खरीदने में श्योरिटी की बात हो रही है या ज़्यादा श्योरिटी की हो रही है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा। इवन हम तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं कि फ्यूचर का और कोई टेंस फॉर्म भी आ सकता है ना, तो विल हैव बोट भी आ सकता है, यानी कि परफेक्ट टेंस, जो कि हमें अभी करना है। तो अगर ये लिखा हुआ है कि रिया ने पैसा बचा लिया है और अगले साल कार खरीदने की बात हो रही है, तो मतलब अनसर्टेनिटी की तो बात नहीं है, क्योंकि पैसा अगर बचाया है तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे कोई ना गारंटी हो ये तो है नहीं। मतलब ये क्या था, हिंट था। यहाँ पे अपनी रीजनिंग, अपना दिमाग या अपने हम ज़्यादा रीजनिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे। अगर ये लाइन उसने इसके एडिशन में दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी है ना, आपको कुछ शो करने के लिए दी है। वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे गारंटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा है तो क्या आएगा, विल बी बाइंग। और ऐसे वाले काफ़ी सेंटेंस हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाएंगे। अब जैसे एक और सेंटेंस देखिए, अगर ये लिखा हुआ है देयर आर क्लाउड्स, ये नहीं लिखा बहुत सारे हैं पर लिखा है कि क्लाउड्स हैं, देयर आर क्लाउड्स और बारिश होगी अभी, ठीक है। अगर तो आप ये क्लाउड्स वाला क्यों दिया एग्जामिनर ने, सीधा ही दे देता, यहाँ पे रेन का करेक्ट फॉर्म दे देता फिल करने के लिए आपको, है ना, डायरेक्टली दे सकता था। पर अगर उसने क्लाउड्स को मेंशन करा है तो वो आपसे क्या कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि क्लाउड्स हैं तो मतलब श्योरिटी लेवल कुछ तो है, मोर श्योरिटी है। तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस फॉर्म फिल करेंगे, इट विल बी रेनिंग सून, ठीक है। और अगर लिखा होता देयर आर मोर क्लाउड्स या देयर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स, मैनी क्लाउड्स, फिर क्या आता, ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम टेंस के एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अगर गारंटी फुल है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर लॉट ऑफ क्लाउड्स, देयर आर मैनी क्लाउड्स, तो फिर हम यहाँ पे विल शैल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि विल शैल कब लगाते हैं, जब हमारे पास 100% गारंटी ना हो। जब हो तो हम विल शैल नहीं लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वो आपको लेटर ऑन रिवील करा जाएगा। तो कुछ आपके लिए क्यूरियोसिटी मैं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आज हमने 2 टाइप के टेंस करे हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड पहला वाला हमने करा सिंपल टेंस। अलॉन्ग विद आपको ये भी पता चला कि आपको
टेंस में नोटिस क्या करना है, कहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा टेंस कहाँ अप्लाई करना है। सो इसको प्लीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ नाइस टाइम अहेड।